गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा, आज हम क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। चलिए बच्चा, अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट सेकंड में। तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल, है ना। सेल वॉल, देखिए, ये सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। क्या बनाती है? प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है ना, ये केवल प्लांट सेल में होती है। और ये जो होती है वो इसके जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में, प्लांट सेल के जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। कैसी होती है बच्चा? रिजिड, है ना। ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कोई भी इससे आ जा सकता है आसानी से। जबकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, वो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब यूजफुल मटेरियल को, या फिर वो यूजफुल मटेरियल को अंदर आने देती है, हर किसी को अंदर नहीं आने देती। ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब यहाँ पे मटेरियल की अंदर आना जाने पे कोई रोक टोक नहीं होती है थ्रू सेल वॉल। ठीक है, ये प्लांट का शेप मेंटेन करती है, प्लांट की सेल का शेप को मेंटेन करती है। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होता है बच्चा? सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है। ये मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होती है। सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये आपकी सेल वॉल हो गई। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की। क्या बात करते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था। ये ऑस्मोसिस में प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको बताया था। तो ये प्लाज्मोलाइसिस जो है एक्चुअल में हमेशा लिविंग सेल शो करती है। कौन शो करती है? प्लाज्मोलाइसिस लिविंग सेल। डेड सेल कभी भी प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करती है ना। अब हम इसकी एक एक्टिविटी हमारी बुक में, उससे हम समझेंगे कि वाकई में डेड सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? किसी भी लिविंग सेल को, एक्चुअल में ये एक तरीके का ऑस्मोसिस ही है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक लिविंग सेल को किस में डाल दिया था? हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर जो है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तब क्या होगा? मतलब किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन या शुगर के सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? सेल को डाल देंगे। तब क्या होगा? इस सेल से वाटर बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, ये सेल सिकुड़ती जाएगी, है ना। तो जब ये प्लांट सेल है, तो वहां पे इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो देखिए, एनिमल सेल तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, और प्लांट सेल तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। एनिमल सेल को बोलते हैं क्रीनेटेड, है ना। आरबीसी को जब डाला था तो हमने बताया था ना, क्रीनेटेड आरबीसी। तो अब देखते हैं, इसको हम समझते हैं कि होता कैसे है। देखिए, फिगर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आपकी प्लांट सेल है। ठीक है, ये बच्चा आपकी प्लांट सेल है। प्लांट सेल के सेंटर में क्या होता है, आप सबको पता है? ये सेंट्रलाइड वैक्यूल है। क्या है बच्चा? सेंट्रलाइड वैक्यूल। ये आपका न्यूक्लियस है प्लांट का, है ना। ये आपकी वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर क्या भरा रहता है? सेल सेप। सेल सेप होता है न्यूक्लियस वैक्यूल में। इसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है। अब आपने इस सेल को किस में डाल दिया है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें बाहर के सॉल्यूशन में पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर की, और सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तब क्या होगा बच्चा? इस सेल से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। और कहां से आएगा पानी? वैक्यूल से आएगा, वाटर बाहर आएगा। आपने क्या किया था बच्चा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाल दिया, तो वाटर जो है वो बाहर आने लगेगा। अब देखो, मैं फिर से पोजीशन दिखाता हूँ इस सेल की क्या कंडीशन होती है।
यहाँ पे ये वाली सेल है। अब क्या होगा, इस सेल की ये जो वैक्यूल है, ये सेल वॉल है बच्चा। इस सेल वॉल के नीचे ये बाहर की जो है ना, ये सेल वॉल है, आपको दिख रही होगी, ये सेल वॉल है प्लांट सेल में। इसके जस्ट नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बच्चा, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब वैक्यूल से वाटर बाहर निकलेगा तो वैक्यूल क्या हो जाएगी बच्चा, श्रिंक होगी। ये वैक्यूल श्रिंक हो गई है, ठीक है, ये वैक्यूल श्रिंक हो गई। अब क्या होगा, वैक्यूल श्रिंक होने के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से डिटैच हो जाएगी। इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सेल वॉल से डिटैच होती हुई नजर आ रही है। ऐसा हो गया। अब ये न्यूक्लियस आपका ऐसा कैसा है, ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये सारा ही साइटोप्लाज्म है ना, ये सारा साइटोप्लाज्म है। अब ये जो है आपकी, ये इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसको है ना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और वैक्यूल श्रिंक हो गई। अब आपके यहाँ पे एक स्पेस आ गया, किस किस के बीच में स्पेस आ गया, सेल वॉल और आपके प्रोटोप्लास्ट के बीच में। साइटोप्लाज्म या सेल वॉल के बीच में, सेल वॉल एंड इसको हम प्रोटोप्लास्ट भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अब इस स्पेस में कौन रहेगा बेटा, इस स्पेस में रहेगा आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, जिसको हम शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन, वो इसमें रहेगा, ठीक है, इस गैप में वो उससे भर जाएगा। अब देखिए, अब आप ये जो है ना, ये वाटर का मतलब बाहर निकलता रहेगा, तब तक निकलेगा जब तक क्या होगा कि आउटर साइड में और इनर साइड में, दोनों में, सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी, तब तक ये होता रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे अभी, और यहाँ पे एक्जोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा बच्चा, एक्जोऑस्मोसिस, बाहर वाटर निकलेगा। अब जब और आपके वैक्यूल से वाटर निकलेगा, ठीक है, तब क्या होगा, वैक्यूल और छोटी हो जाएगी और ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको पूरी तरीके से छोड़ देगी, किसको, सेल वॉल को, और इस तरीके से श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी वैक्यूल है, छोटी सी वैक्यूल दिख रही है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। इस तरीके से पूरी तरीके से सेल डिटेच हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से सेल की श्रिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से श्रिंक हुई, लेकिन सेल का शेप जो है वो एक जैसा है, सारी सेल का शेप एक जैसा है। एक जैसा क्यों है, क्योंकि आपकी सेल वॉल जो है वो सेल वॉल शेप को बना के रखती है ना। तो आपको सेल का शेप तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ से आपका वैक्यूल से वाटर निकलने के बाद सेल श्रिंक हो रही है। इसी को, श्रिंकिंग ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलाइसिस। तो ये एक तरीके का ऑस्मोसिस है, जिसमें वाटर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो बाहर के सॉल्यूशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है, सेल के अंदर वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट एक्जो ऑस्मोसिस भी कहलाता है। इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब एक एक्टिविटी से समझते हैं कि वाकई में क्या डेड सेल जो है वो प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करती, ठीक है। तो हम एक्टिविटी, हमारी बुक की 5.6 है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियो सेल लेते हैं। रियो सेल क्या है, प्लांट सेल है। क्या है, रियो सेल, ये प्लांट सेल है। इसकी एक स्लाइड बनाते हैं रियो सेल की, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक रियो सेल ली और बच्चा इसकी स्लाइड बना दी हमने। स्लाइड बनानी आती है, सेफ्रानिन वेफ्रानिन लगा के आप क्या करेंगे, इस पे कवर स्लिप डाल के इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले। अब आपने क्या करना है, सेकंड टाइम में इस रियो सेल को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में डाल देना है। कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, उसके अंदर इस सेल को डाल देना है। अब आपको पता चल ही गया होगा इस सेल के साथ में क्या हुआ। अब आप फिर इस सेल की एक स्लाइड बनाएंगे ना, स्लाइड बनाएंगे इस सेल की, इसको आपने कवर स्लिप लगा के इस स्लाइड के ऊपर आपने पुट कर देना है। इसके बाद में आप उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आपको क्या नजर आएगा बच्चा, प्लाज्मोलाइसिस आएगा कि नहीं, शुगर सॉल्यूशन में डाला है ना आपने, इसलिए प्लाज्मोलाइसिस होगा। अब तीसरे टाइम में आपको क्या करना है, इस रियो सेल को आपको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में डालना है। एक वाटर बॉइल करके इसको डाल देना है, बॉइलिंग वाटर में डालना है,
बॉइलिंग वाटर में डालने पर ये सेल क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी, ठीक है, ये सेल मर जाएगी। अब सेल मर गई, इसके बाद में आपको फिर से इसकी स्लाइड बनानी है, ठीक है, इस किल्ड सेल को आपको फिर से स्लाइड पे लेना है, सेफ्रॉनिन डाल के इसकी कवर स्लिप लगानी है। अब आपको देखना है इस फर्स्ट से, जो फर्स्ट वाला था जहां पे आपका लिविंग सेल की ऑस्मोसिस दिख रही थी आपको, ठीक है, इस सेकंड फिगर में बच्चा, जब आपने लिविंग सेल को डाला था शुगर सॉल्यूशन में और फिर प्लाज्मोलाइसिस को आपने ऑब्जर्व किया था। अब इसी सेल को आपने बॉईल करके किल कर दिया। अब आप इसको फिर से ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको प्लाज्मोलाइसिस नजर नहीं आएगा। क्या नजर नहीं आएगा? प्लाज्मोलाइसिस नजर नहीं आएगा। प्लाज्मोलाइसिस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किल्ड सेल क्या हो जाती है बच्चा, डेड सेल होती है, ठीक है, डेड सेल प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करती। यहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो देख, प्लाज्मोलाइसिस डजंट अकर इन डेड प्लांट सेल, डेड प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके, अब हम बच्चा बात करते हैं, देखिए ये तो एक्टिविटी हो गई। अब हम एक एक्टिविटी 5.7 की बात करते हैं। किसकी? एक्टिविटी 5.7 आपकी बुक की एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या किया करना है कि आपने जब ऑनियन सेल है ना, ऑनियन सेल की जो स्लाइड बनाई थी, उस ऑनियन सेल की स्लाइड में आपको क्या दिखे थे बच्चा, इस टाइप से आपको दिखी थी ना, सेल्स दिखी थी, है ना। तो ये जो सेल्स आपको नजर आई थी ऑनियन सेल के अंदर, जिसमें आपको सेंटर में न्यूक्लियस नजर आया था, ये देखा था ना आपने, ये सेल वॉल दिखी थी आपको, न्यूक्लियस दिखा था, और इस न्यूक्लियस और इस सेल वॉल के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना खाली स्पेस, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑनियन सेल की हमने स्लाइड बनाई थी, जिसमें हमने क्या किया था कि एक पिल ली थी ऑनियन सेल की, उसमें हमने सेफ्रॉनिन में डिप किया था, फिर उसको हमने ग्लास स्लाइड पे लगाया था। इसी तरीके से आप एनिमल सेल की भी स्लाइड बना सकते हैं, एनिमल सेल की भी स्लाइड बना सकते हैं। एनिमल सेल में आप किसकी सेल लेंगे बच्चा? एनिमल सेल। इस एनिमल सेल में आप अपनी सेल ले सकते हैं, अपनी चिक सेल ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? चिक सेल। तो चिक की जो इनर लेयर होती है अपने चिक की, वहां से हम स्लाइड से या फिर स्क्रैप करेंगे उसको, है ना, हल्के से जेंटली स्क्रैप करेंगे, तो सेल्स क्या होगी आपकी स्लाइड के ऊपर आ जाएगी। या हम क्या करेंगे, टूथ पिक से भी ले सकते हैं। तो उस चिक सेल को लेके हम क्या करेंगे, स्लाइड पे ले लेंगे टूथ पिक से। तो यहाँ से यदि हम स्लाइड से लेते हैं तो बच्चा यहाँ स्लाइड से आप मतलब जेंटली उसको रब करेंगे, हल्के से, एक कॉर्नर से नहीं करना है बच्चा। यहाँ पे टूथ पिक से लेके इसके ऊपर हम ले लेंगे टूथ पिक से, ठीक है बच्चा, टूथ पिक से लेके इसको स्प्रेड कर देंगे, है ना, हमारी चिक सेल को। अब हम एनिमल सेल की स्लाइड बना रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 1 या 2 ड्रॉप वाटर की डाल देंगे इसके ऊपर, है ना, वाटर डाल देंगे 1 या 2 ड्रॉप। इसके बाद में आप इस पे मैथिलीन ब्लू डालेंगे, हम स्टेन करेंगे इसको मैथिलीन ब्लू से। ये मैथिलीन ब्लू कलर की स्टेन होती है, वो डालने के बाद इसके ऊपर हम कवर स्लिप लगा देंगे। अब आप देखेंगे इस सेल को इसको ब्रश की हेल्प से क्या करेंगे, थोड़ा स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, तो आपको सेल नजर आएगी इस तरीके से, ठीक है बच्चा। ये जो सेल है ना, ये सब ब्लू कलर से नजर आएगी, लेकिन आपको सारी सेल आइसोलेटेड नजर आएगी, और बीच में आपको इस तरीके से एक न्यूक्लियस दिखेगा। अब देखिए, इस सेल में जो ये एनिमल सेल है, ये आपकी चिक सेल है, इस तरीके से दिखेगी, आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, ये सेल मेम्ब्रेन भी आपको नजर आएगी। ओके, तो आप इस तरीके से एनिमल सेल की, अपनी चिक सेल की स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, देखिए आगे हम बात करते हैं, देखिए न्यूक्लियस के बारे में। तो ये न्यूक्लियस जो है ना, आपको नजर आया ना, ये वही न्यूक्लियस है जो इसके अंदर होता है, मतलब एनिमल और प्लांट सेल दोनों में न्यूक्लियस होता है ना। तो इसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा एक्चुअल में हमारी सेल में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वो सारी सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और हम न्यूक्लियस के बारे में भी अभी पढ़ते हैं। तो बच्चा अभी देखिए, ये न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस, सबसे पहले हम न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल सबके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, न्यूक्लियस जो होता है वो एक्चुअल में सेंट्रली लोकेटेड, जैसे एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है।
मतलब सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, और प्लांट सेल में ये क्या होता है, पेरिफेरल होता है ना। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक ये आउटर और ये इनर, तो ये डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बीच बीच में ये आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ये गैप है, इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। यहाँ से क्या होता है कि न्यूक्लियस से मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में जा सकता है। ये बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है बच्चा, साइटोप्लाज्म होता है ना, तो यहाँ से साइटोप्लाज्म में जा सकता है, और साइटोप्लाज्म से क्या होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल का, है ना, जैसे आयंस हो गए आपके, है ना, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारे क्या है अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर के एनवेलप से ये आपको जुड़ी हुई मेम्ब्रेन सिस्टम जो जुड़ा हुआ है, ये एक्चुअल में एक मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम है जो आपके न्यूक्लियर के डबल जो एनवेलप है इससे जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये है आपको, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस, ये वाला, है ना। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होता है बच्चा, क्रोमेटिन मटेरियल। ये सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, इससे डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है क्रोमेटिन मटेरियल। अब देखिए एक्चुअल में डीएनए क्या होता है बच्चा, ये जो क्रोमोसोम, ये एक्चुअल में क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, कंडेंस हो जाता है ना, और ये आपका डीएनए है ना। तो यहाँ पे ये डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्या है बच्चा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब इस डीएनए पे क्या होती है, जीन्स होती है। क्या होती है, जीन्स होती है। ये जीन्स जो होती है ना वो क्या होती है, क्रोमेटिन से कनेक्टेड होती है, और ये जीन्स जो होती है वो हेरिडिटरी में काम आती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वो थ्रू जीन्स जाते हैं, ओके। अब इस न्यूक्लियोलस का हम फंक्शन देख लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, अब हम सबके फंक्शन देख लेते हैं एक बार। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस का फंक्शन, फिर न्यूक्लियोलस का फंक्शन। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है बच्चा, ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है ना, तो सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ना, सेल एक्टिविटी। सेल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। दूसरा है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, है ना, तो ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इसमें, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिनमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल बनाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ये सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जैसे कैटाबोलिक और एनाबोलिक एक्टिविटी, सारी मिला के हम बोलते हैं मेटाबोलिक एक्टिविटी। मेटाबोलिक एक्टिविटी, सेल के अंदर जो एक्टिविटी चलती है उन सारी एक्टिविटीज को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। उन सबको कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। यदि हम एक सेल से न्यूक्लियस निकाल दे, इफ वी रिमूव अ न्यूक्लियस फ्रॉम सेल, तो क्या होगा बच्चा, सेल से न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो सेल क्या होगा, ड्राई हो जाएगी, ड्राइड अप हो जाएगी, और अल्टीमेटली सेल डाई हो जाएगी, ठीक है। सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये न्यूक्लियस सेल साइकिल रेगुलेट करता है, ठीक है, सेल साइकिल रेगुलेट करता है ना। तो सेल साइकिल क्या होता है कि सेल साइकिल सेल डिवीजन के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। एक सेल साइकिल चलती है जिसमें आपका 4 फेज होती है, G1S, G2
एम, ये चारों फेज होती है। और सेल साइकिल मतलब सेल के डिवीजन, ये एम फेज में सेल डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे G1 S G2, सॉरी बेटा ये G1 S है, ठीक है, G1 S G2 M, ये चारों फेज होती है। इन तीन में तो क्या होती है, सेल के डिवीजन की तैयारी होती है, और एम फेज में सेल का डिवीजन होता है, उसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। दूसरा, ये एक्चुअल में हेरिडिटरी ट्रेट्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ट्रांसमिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स होते हैं। तो हेरिडिटरी ट्रेट्स को क्या करता है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। आपके पेरेंट्स से जो आप में कैरेक्टर आ रहे हैं ना, वो सारे ही किसके थ्रू आ रहे हैं, थ्रू न्यूक्लियस, है ना। थ्रू न्यूक्लियस कैसे बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था डीएनए होता है ना। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम पे डीएनए होता है, और डीएनए पे जीन्स होती है। उस जीन्स के थ्रू हेरिडिटरी ट्रेट जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होते हैं बच्चा, ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के बच्चे को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम यदि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के न्यूक्लियस की कंपेयर करें, तो यूकैरियोट का न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस जो होता है ना, वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, मतलब ये ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस होता है ना। ये मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। चलिए इसको हम अलग से पढ़ेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बच्चा, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए अभी हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, है ना। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, देखिए ये आपका ये सेल है ना, ये सेल। अब इस सेल के अंदर ये तो हो गई आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपकी न्यूक्लियस है ना बच्चा, ये न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के अंदर जो आपका फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है ना, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये रहा बच्चा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ से किस बीच में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, उन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलिए ये तो हो गया आपका ये सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। ओके, अब देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्चुअल में एक लिक्विड होता है ना, लिक्विड या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, साइटोसोल, है ना। इसमें क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चा, एक्वस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें सॉल्यूबल वेस्ट भी होता है, वेस्ट मटेरियल होता है इसमें, स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है बच्चा, स्टोरेज, स्टोरेज प्रोडक्ट्स। स्टोरेज प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में, स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन, एक मिनट, ग्लाइकोजन होते हैं ना, ग्लाइकोजन हो गया। अब देखिए ग्लाइकोजन के अलावा ये बहुत सारे और कौन से प्रोडक्ट को स्टोर करता है, देखिए ग्लाइकोजन के अलावा ये आपके लिपिड को भी स्टोर करता है। किसको करता है, लिपिड, इन सबको स्टोर करता है। इसका एटॉमिक जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और नाइट्रोजन होता है, ये सब होते हैं, है ना। तो मेन जो होता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सारे जो होते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किसके, साइटोप्लाज्म के। ओके, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन की। देखिए साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, एक मिनट, चलिए साइटोप्लाज्म का फंक्शन देख लेते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये साइटोप्लाज्म एक्ट एज स्टोर ऑफ
इसका स्टोर करता है, एमिनो एसिड्स का स्टोर करता है ना। ये ग्लूकोज का स्टोर करता है साइटोप्लाज्म, है ना। विटामिन का स्टोर करता है, उसके बाद में आयंस का स्टोर करता है, इन सब का स्टोर करता है। और ये मेटाबॉलिक पाथवे के लिए साइट प्रोवाइड करता है। क्या करता है बच्चा? इट इज द साइट ऑफ द सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे की साइट होती है। जैसे आप देखिए मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सिंथेसिस वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये सारी फंक्शन है किसके? साइटोप्लाज्म के। ये देखिए अच्छा, तो ये आपको समझ में आया कि ये क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बच्चा? आपको पता है ना। ग्लाइकोलाइसिस होता है बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। क्या होता है? ब्रेकडाउन होना। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप, है ना। ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन हो जाता है? पायरुविक एसिड में। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब फैटी एसिड का सिंथेसिस, मतलब फैटी एसिड क्या होता है बच्चा? फैट्स होती है ना, बॉडी के अंदर जो फैट्स होती है ना, और लिपिड होते हैं, लिपिड है ना, लिपिड या फैट्स, उसका सिंथेसिस होना, वो भी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बच्चा? आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन, है ना, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ये आपके एक्चुअल में बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस आपका क्या होता है? शुगर। इन सबको, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, इन सबको मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डीएनए जो होता है ना, उसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो डीएनए की एक्चुअल में मोनोमर कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। उस सबका सिंथेसिस कहाँ होता है आपका? कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बच्चा मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। थैंक यू बेटा।